जय हिंद। जैसा कि आपको ये टॉपिक दिखाई दे रहा है, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा की जरूरत क्यों है? हम जानते हैं कि हमारा देश एक संसदीय लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में तीन प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई है। पहली है विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। अब लोकतंत्र की खास बात यह होती है कि जहां स्वतंत्रता तो मिलती है, लेकिन कुछ जरूरी प्रतिबंधों के साथ, यानी कि सभी की एक सीमा है जिसके अंदर रहकर ही आपको काम करना है। लेकिन अगर लोकतंत्र के आधार स्तंभ कहे जाने वाली संस्था ही इस सीमा का उल्लंघन करें तो फिर क्या किया जाए? तो कुल मिलाकर संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, संघीय संतुलन कायम रहे और नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित रहे, या ओवरऑल कहें तो लोकतंत्र बचा रहे। अब इसके लिए जरूरी था कि एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जो इस प्रकार की समस्या को या तो खत्म कर दे या फिर इसे ना के बराबर कर दे। इसके लिए चेक और बैलेंस की व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि तीनों संस्थाओं को इस तरह से डिजाइन किया गया कि तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र भी रहें और एक दूसरे पर निर्भर भी रहें। यानी कि अगर कोई संस्था अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही हो तो दूसरा उसे रोक दे। कितनी अच्छी व्यवस्था है। इसी के क्रम में अगर संसद अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, यानी ऐसे नियम कानून आदि बनाता है जो संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करे, तो सुप्रीम कोर्ट उस नियम कानून को रोक सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। अब न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है, उसको कुछ ऐसे समझते हैं कि न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियम या कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है कि जो आदेश हैं कार्यपालिका के या जो जो कानून बनाए गए हैं वो संविधान सम्मत हैं कि नहीं, संविधान के अनुसार बने हैं कि नहीं। न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगी और समीक्षा के पश्चात यदि यह पाया गया कि उसने संविधान का उल्लंघन किया है या उन्हें अवैध, असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित कर सकती है। सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। सामान्यतः न्यायविद न्यायिक समीक्षा को तीन कोटियों में वर्गीकृत करते हैं। न्यायिक समीक्षा के अर्थ की तो इसे कुछ दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि विधायी अधिनियम या कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच के लिए न्यायपालिका की एक ऐसी शक्ति जो उन्हें रोक सकती है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। समीक्षा के बाद यदि पाया जाता है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है तो ऐसे कानून और आदेशों को अवैध और असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जा सकता है और सरकार उन्हें लागू नहीं कर पाएगी। संवैधानिक न्यायिक समीक्षा को तीन कोटियों में बांट सकते हो। पहली कोटि है संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा कर सकते हो। दूसरा, संसद और एक विधायिका द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। और तीसरी है संघ और राज्य कह सकते हो या राज्य के अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक विभिन्न मुकदमों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया है, जैसे गोलकनाथ केस था 1967 में, बैंक राष्ट्रीयकरण का मामला था 1970 में और केशवानंद भारती मामला था 1973 में, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में, यहां तक कि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 दोनों को असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि संविधान में सीधे सीधे न्यायिक समीक्षा शब्द का कहीं उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उच्चतम न्यायालय को समीक्षा की शक्ति है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल, चलिए जानते हैं। क्योंकि संविधान के बहुत से अनुच्छेदों में अप्रत्यक्ष रूप से इसकी चर्चा की गई। अभी ये हाल ही में भी चढ़ा चर्चा में रहा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना जो नई दिल्ली में चल रही है को ऐसी विशिष्ट परियोजना मानने से इनकार कर दिया जिसके लिए बृहत्तर या व्यापक न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता हो। मतलब इसके लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते क्योंकि एक पॉलिसी का नीतिगत मामला है। समझते हैं कोर्ट ने क्या कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय की भूमिका विधि की वैधता और सरकारी कार्यों सहित संवैधानिकता की जांच करने तक सीमित है। विकास का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है और राज्य के किसी भी अंग से विकास की प्रक्रिया में तब तक बाधक बनने की आशंका नहीं होती है जब तक कि सरकार कानून के अनुसार काम करती है। अब नई दिल्ली की सेंट्रल विस्टा परियोजना में राष्ट्रपति भवन आता है, संसद भवन आता है
और उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जिसे कहते हैं, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार को इसमें शामिल किया गया। भारतीय संविधान में न्यायिक जो समीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकी संविधान की तर्ज पर अपनाया गया। अब न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। अब हम इसको पहले समझने से पहले समझते हैं कि कानून की अवधारणा क्या है। हमारे यहाँ कानून का कॉन्सेप्ट में दो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका अर्थ है कि विधायिका या संबंधित निकाय के द्वारा कोई अधिनियम और कानून तभी मान्य होता है जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो और वो कानून के अनुसार बनाया गया। दूसरा है कानून की उचित प्रक्रिया। यह सिद्धांत न केवल इस आधार पर मामले की जांच करता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित तो नहीं करता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून उचित हो और न्यायपूर्ण हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। न्यायिक समीक्षा के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे सरकारी कार्रवाई को वैध बनाना और सरकार द्वारा किए गए किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना। अब न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना माना जाता है और इसके लिए केस था इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 में। वहां पर कोर्ट ने डिसीजन दिया था। अब न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका के जो कथित जानकार हैं वो अलग अलग तरीके से इसको देखते हैं, जैसे स्वतः संज्ञान के मामले और PIL जिसे कहते हैं लोकहित याचिका या फिर लोकस स्टैंडी के सिद्धांत को विराम देने के साथ ही न्यायपालिका को कई सार्वजनिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति मिली हुई है। इस सिद्धांत में भी जब पीड़ित पक्ष द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई हो तब भी न्यायपालिका वहां पर हस्तक्षेप कर सकता है। अब विधायी कार्यों की समीक्षा का मतलब यह सुनिश्चित करना होता है कि विधायिका द्वारा पारित कानून के मामले में संविधान के प्रावधानों का अनुपालन किया गया हो। जब प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा की बात हो तो प्रशासनिक एजेंसियों पर उनकी शक्तियों का निर्वहन करते समय उन पर संवैधानिक अनुशासन लागू करने का ये एक उपाय है या एक कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। अब न्यायपालिका अपने निर्णयों की भी समीक्षा कर सकती है। इसका उपयोग न्यायपालिका द्वारा पिछले निर्णयों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने या उसे सही करने के लिए किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं न्यायपालिका की जो न्यायिक समीक्षा का दायरा है काफी बड़ा है और इसका एक अपना महत्व है। जैसे पहला, यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग की जांच करने के लिए आवश्यक है। यह लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह संघीय संतुलन को बनाए रखने का काम करती है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है। यह अधिकारों के अत्याचारों को रोकती है। न्याय समीक्षा से संबंधित कई सारे मुद्दे रहे। इन मुद्दों को आइए डिटेल में देखते हैं। जैसे यह सरकार के कामकाज को सीमित करती है। जब यह किसी मौजूदा कानून को रद्द करती है या उसे रोकती है तो यह संविधान द्वारा स्थापित शक्तियों की सीमा को बताती है कि राज्य कहीं उन शक्तियों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। भारत में शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया गया है। शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। हालांकि जांच और संतुलन की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि न्यायपालिका के पास विधायिका द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक कानून को रद्द करने की पावर है। तो आप समझ रहे हैं न्यायपालिका को क्यों ये अधिकार दिए गए। अब न्यायाधीशों द्वारा किसी मामले में लिया गया निर्णय अन्य मामलों के लिए मानक बन जाता है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए बात हो रही है। हालांकि अन्य मामलों में परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। न्यायिक समीक्षा व्यापक पैमाने पर आम जनता को नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि किसी कानून के विरुद्ध दिया गया निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्यों से भी प्रभावित हो सकता है। अब न्यायालय के बार बार हस्तक्षेप करने से सरकार की ईमानदारी, गुणवत्ता और दक्षता पर लोगों का विश्वास कम हो सकता है, जो कि निगेटिव एक पक्ष है। अब
न्यायिक समीक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कानून को अमान्य घोषित करने के लिए न्यायालयों को सशक्त बनाने संबंधी संविधान में कोई भी प्रत्यक्ष या विशिष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान के तहत सरकार के प्रत्येक अंग पर कुछ निश्चित सीमाएं लागू की गई, जिसके उल्लंघन से यह कानून शून्य हो सकता है। न्यायालय को यह तय करने का कार्य सौंपा गया है कि संविधान के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं। न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन करने संबंधी कुछ विशिष्ट प्रावधान भी हैं, जिनका हमारे संविधान में उल्लिखित है, जैसे आर्टिकल 372 का 1। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। एक आर्टिकल है 13। यह आर्टिकल यह घोषित करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है वो मान्य नहीं होगा। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाता है। इसी प्रकार एक और आर्टिकल है आर्टिकल 251 और आर्टिकल 254, जिसमें कहा गया कि संघ और राज्य के कानूनों के बीच असंगतता के मामले में राज्य का कानून शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार एक आर्टिकल है 246 का 3, वो कहता है कि राज्य सूची से संबंधित मामलों पर राज्य विधायिका की अनन्य शक्तियों को सुनिश्चित किया गया है। जबकि आर्टिकल 245 संसद और राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित है। जबकि आर्टिकल 131 से 136 में सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्तियों और राज्यों के बीच या राज्यों और संघ के बीच विवादों में निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 131 से 136 तक। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने हेतु एक विशेष शक्ति प्रदान करता है। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ ही न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और मौजूदा दौर में राज्य के बढ़ते कार्यों के साथ साथ प्रशासनिक निर्णय लेने और उन्हें निष्पादित करने की प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप बढ़ भी रहा है। जब न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के नाम पर संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों की अनदेखी करती है, तो यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका संविधान में निर्धारित शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का उल्लंघन कर रही है। कानून बनाना विधायक का काम है, जबकि कानूनों को सही ढंग से लागू करना कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है। इसी तरह न्यायपालिका के पास केवल संवैधानिक कानूनी व्याख्या का अधिकार शेष रह जाता है। सरकार के इन अंगों के बीच स्पष्ट संतुलन ही संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में मददगार हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे जुडिशियल रिव्यू क्यों पॉजिटिव एक कॉन्सेप्ट भी है, और कभी कभार बहुत ज्यादा सरकारी नीतियों में न्यायालय का अगर हस्तक्षेप हो जाए तो ये जुडिशियल रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट एक नेगेटिव या नकारात्मक कॉन्सेप्ट में बदल जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जुडिशियल रिव्यू से संबंधित यह अवधारणा या ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं और इस जानकारी को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को इसी प्रकार से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपके एग्जाम में और आपके नॉलेज में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नमस्कार, जय हिंद।